बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम अपने हिस्ट्री पोर्शन का सेकंड चैप्टर इस्लाम इन द साउथ ईस्ट एशिया स्टार्ट करेंगे। हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में जो अर्ली मुस्लिम था उसमें हमने पढ़ा था कि इस्लाम किस तरह अफ्रीका और एशिया, सेंट्रल एशिया और नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप तक गया। उसमें बहुत सारी ज़्यादातर जो है वो मिलिट्री कैंपेन थी। ऑल्दो अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में जो इस्लाम जो फैला वो थ्रू मिलिट्री कैंपेन की नहीं बल्कि उन लोगों के जरिए फैला जो कि इस्लाम को खास अपने एफर्ट्स के जरिए फैला रहे थे। आप उनको सूफी भी कह सकते हैं और स्पेशली जो ग्रुप्स ऑफ पीपल थे जो कि इस्लाम को प्रीच कर रहे थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अफ्रीका। बिल्कुल इसी तरह साउथ ईस्ट एशिया में भी किसी मिलिट्री कैंपेन के जरिए इस्लाम नहीं फैला, यानी गवर्नमेंट तो नहीं बनी। मिलिट्री कैंपेन का मतलब है कि वहां गवर्नमेंट जो थी वो मुसलमानों के अंडर कंट्रोल आ गई थी, दैट इज वहां इस्लाम आ गया। पहले गवर्नमेंट बन गई थी, इस्लाम आ गया। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज जो कि मोस्टली जो है वो आइलैंड पे थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड है, यहाँ पे जो है वो इस्लाम किसी भी मिलिट्री कैंपेन के जरिए नहीं पहुंचा। यहाँ पे इस्लाम कैसे पहुंचा? जो अरब ट्रेडर्स और इंडियन ट्रेडर्स थे उनके जरिए इस्लाम जो है वो यहाँ तक पहुंचा। अर्ली 5th सेंचुरी एडी में यहाँ इस्लाम के जो पहुंचने के जो रिकॉर्ड मिलते हैं कि अर्ली 5th सेंचुरी में यहाँ इस्लाम पहुंचा और लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया। जो इंडोनेशिया का कोस्ट लाइन जो थे आइलैंड थे उधर, वहां पे ये अरब और इंडियन मर्चेंट्स वहां पहुंचे और वहां पर इस्लाम उन्होंने फैलाया। अपनी जो है वो गुड एटीट्यूड की वजह से उन्होंने, लोग वहां से बहुत उनसे एडमायर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ 5th सेंचुरी में इस्लाम पहुंचा इन आइलैंड्स में। तो इससे पहले यहाँ कौन सा रिलीजन था? इससे पहले जो यहाँ हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के कुछ रिकॉर्ड मिलते हैं, क्योंकि यहाँ संस्कृत की कुछ ऐसी चीजें मिली जिसमें संस्कृत लिखी हुआ करती थी। इट मीन्स के यहाँ हिंदू और बुद्धिस्ट होते थे, ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं थे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो था यहाँ पे क्या उनका रिलीजन था, जो लोकल उनके गॉड्स थे वो उनकी वर्शिप किया करते थे। ऑल ओवर द जो आइलैंड्स हैं, जितना भी इंडोनेशिया, मलेशिया या फिलिपाइन का एरिया है, ये टोटल जो था वो हिंदुइज्म या बुद्धिस्ट नहीं थे, बल्कि उनके लोकल गॉड होते थे जिनकी वो वर्शिप किया करते थे। ये उनका एक प्रीवियस जो है एक ट्रेंड चला आ रहा था। 15 to 18 सेंचुरी जो है वो इस पूरे रीजन का एक क्रूशियल टाइम था जहां इस्लाम बहुत तेजी से इस जमाने में फैला, क्योंकि यहाँ पे अरब और इंडियंस जो ट्रेडर थे उनकी जो ज्यादा यहाँ पे ट्रैवलिंग हुई, यहाँ पे वो बिजनेस के लिए ज्यादा आने लगे इस वजह से, और वहाँ लोकल पीपल जैसा इनसे कांटेक्ट में भी ज्यादा आने लगे। लिहाजा जब इनका इंटरेक्शन अरब्स और इंडियन ट्रेडर से हुआ और ज्यादा होने लगा तो वो उनके जो है वो बिजनेस, ऑनेस्टी, इन सबसे बड़े एडमायर हुए और उन्होंने ग्रेजुअली इस्लाम जो है कबूल करना शुरू कर दिया। तो वो पूरा एरिया जो था वो इस्लाम कबूल करने लगे। इन द सेम 16th to 17th सेंचुरी जो थी, इन द 16th to 17th सेंचुरी यहाँ जो लोकल इंटीरियर थी, कुछ पॉलिटिकल अनरेस्ट था, यानी लोकल जो प्रिंसेस थे उनमें जो है आपस में कुछ राइवलरी चलना शुरू हो गई और जो है वो किंगडम के लिए तो लोग इससे भी बहुत ज्यादा जो है वो खौफजदा हुए। और इस अनरेस्ट और इनके आपस की जो प्रिंसेस की राइवलरी थी, इसकी वजह से जो लोकल पीपल थे वो जरा अगेंस्ट हो गए और रिलेक्टेंट हो गए इन लोगों से बहुत। और ग्रेजुअली इसका जो रिजल्ट क्या हुआ, वो जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे उनके जो है वो करीब होते चले गए, उससे करीब होते गए और इस्लाम कबूल करने लगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट था उन लोगों के जो इस्लाम कबूल करने का। यानी कोस्ट लाइन में तो इस्लाम फैल चुका था, बट इंटीरियर जो था, जो बड़े आइलैंड थे, जो किंगडम कहलाते थे इन पूरे एरियाज के, स्पेशली जो है वो इंडोनेशिया के, तो वहां पे जो इंटीरियर इस तरह की पॉलिटिकल अनरेस्ट शुरू हो गई थी, राइवलरी शुरू हो गई थी प्रिंसेस के बिटवीन। तो वहां पे लोग जो थे वो मुसलमानों के करीब हो गए और उन्होंने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। फिर जब यहाँ सब कॉन्टिनेंट में मुगल
जो रूल था स्ट्रांग हो गया। तो इस पीरियड के ड्यूरिंग दिस पीरियड यहाँ बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट के ट्रेडर्स इंडोनेशिया और ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड में ट्रेडिंग के लिए गए, और स्पाइसेस, स्पेशली स्पाइसेस और डिफरेंट गुड्स की वो ट्रेडिंग किया करते थे और इसको स्टोर करते थे। और जब भी इंडिया से सब कॉन्टिनेंट से इंडिया से शिप्स जो थे इन एरियाज में आते, व्हेन द विंड्स वर फेवरेबल, यानी वो जब विंड्स फेवरेबल का मतलब है कि जब वो मानसून शुरू होता था तो और मानसून खत्म होता था तो विंड्स की जो डायरेक्शन है ईस्ट से वेस्ट साइड और वेस्ट से ईस्ट साइड चलती थी, तो इस तरह से शिप्स जो थे वो आया और जाया करते थे। इससे बहुत ही उनको हेल्प मिलती थी इस विंड की डायरेक्शन से। तो जब वेस्ट टू ईस्ट विंड चलती थी तो इंडिया से जो है वो शिप्स आते थे, वो गुड्स यहाँ से लेते थे और फिर वापस इंडिया जाते थे। तो इस पूरे कोस्ट लाइन पे जो है वो मुसलमान ट्रेडर्स और उनके फॉलोअर्स यहाँ ऑलमोस्ट सेटल हो चुके थे। बस बाय द 18th सेंचुरी जो यहाँ का एक गोल्डन पीरियड था जावा समाट्रा का, जहाँ पे इस्लाम जो है वो इंडोनेशिया का एक इलाका जावा का जो बहुत ही रिच और पॉपुलस आइलैंड था, यहाँ एस्टैब्लिश हो गया। यानी इन द 1800 Islam was established in the rich and populous island of Java, और इंडोनेशिया जो है इस्लाम का एक बड़ा सेंटर बनना शुरू हो गया। और अभी भी इस वक्त भी इंडोनेशिया जो है वो मुस्लिम कंट्रीज में सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन वाला एक कंट्री है। 220 मिलियन पीपल जो है मुस्लिम कम्युनिटी है। कहा जाता है कि इंडोनेशिया में इस्लाम जो है मुस्लिम सूफीज के जरिए फैला, जिन्हें तौरूफ यानी सिंगुलर तरीका के नाम से कहा जाता था, इनके जरिए इस्लाम फैलना शुरू हुआ। और मे भी ऐसा हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी, बट ऐसा कोई इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऐसा कोई मिला नहीं कि जिसकी वजह से पूरा सिलसिला, जैसे अगर सब कॉन्टिनेंट में या सेंट्रल एशिया में या नॉर्थ अफ्रीका में जो सूफीज के जरिए इस्लाम फैला, उनकी अभी तक रिकॉर्ड मिलता है और अभी तक उनकी जो एविडेंस है वो अभी तक है, बिल्कुल परफेक्ट एविडेंस अभी तक मौजूद है। बट इंडोनेशिया या साउथ ईस्ट एशिया में ऐसा कोई जो है वो एविडेंस मिला नहीं कि इन सूफीज के जरिए इस्लाम फैला हो। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हुआ हो। और इन द 18th सेंचुरी समाट्रा की जो टिप पे एक किंगडम थी, दैट इज आचे किंगडम, वो उस वक्त इस्लाम का एक सेंटर बन चुका था और वो इंडोनेशिया में इस्लाम का गोल्डन एज कहलाता है बाय द 18th सेंचुरी। और यही वो जगह है जहाँ 2004 में बहुत बड़ा सुनामी आया था, जिसमें वो जगह थी बंदा आचे। समाट्रा का यही वो जगह थी जहाँ एक बहुत बड़ा एक सुनामी आया था जो बहुत बड़ी तबाही जिसने मचाई थी। वो समाट्रा का यही इलाका था आचे। और यहाँ टोटल जो पॉपुलेशन है, और ये भी एक चीज़ उस वक्त सुनामी में देखने में आई थी पिक्चर्स में, कि पूरा एरिया जो था वो सुनामी में डिस्ट्रॉय हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। बट एक पूरे उस आइलैंड में एक वाइट कलर की मस्जिद जो थी वो स्टिल वो वहाँ पे मौजूद थी, जबकि पूरा इलाका जो था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये बहुत ही एक वंडरफुल और बात थी कि पूरा आइलैंड जो था वो सुनामी में डिस्ट्रॉय हो गया, बट एक वाइट मस्जिद जो थी आइलैंड के सेंटर ऑफ द आइलैंड वो मौजूद थी। अच्छा, द बेसिक टेनेंट्स ऑफ इस्लाम ऑलमोस्ट जो है इंडोनेशिया में वही है, मतलब ईमान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तमाम जो बेसिक प्रेयर्स हैं ये ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम उसी तरह से कि जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड मुसलमान उसको फॉलो करते हैं प्रेयर को, बिल्कुल उसी तरह में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बल्कि ये इतने ज़्यादा फॉलोवर्स होते हैं कि इनके यहाँ ये कहा भी जाता है कि हर नौजवान को या हर यंग्स को बिफोर मैरिज जो है वो हज करना ज़रूरी होता है। वो हर जो यंग होता है वो लाजमी तौर पे हज करता है बिफोर मैरिज। ये एक बहुत अच्छी बात है और ये इस्लाम और उनके इस्लाम पे जो है वो स्ट्रांग होने की बहुत एक अच्छी निशानी है। ये तमाम लोग जो बेसिक जो इस्लामिक जो प्रेयर्स हैं या फेथ है उसको पूरी तरह फॉलो करते हैं एज द अदर मुस्लिम वर्ल्ड। और एनी हाउ यहाँ के जो लोकल कल्चर है वो उसका इन्फ्लुएंस भी है,
और इस्लाम ने भी उनके लोकल कल्चर का काफ़ी इन्फ्लुएंस डाला। बट इन लेटर सेंचुरी यहाँ पे मदरसास कायम हुए, जो इस्लामिक टीचिंग के लिए मदरसास कायम हुए। उस वक्त यहाँ पे थोड़ी सी हार्ड लाइनर जो थी वो जो लोगों की ग्रुप ऑफ हार्ड लाइनर जो है वो क्रिएट हुए, जैसा कि जिसको हम ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं। ये क्रिएट हुए जस्ट बिकॉज ऑफ मदरसाज, उसमें ख़ास किस्म की टीचिंग शुरू हुई और फिर हार्ड लाइनर ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम का एक ग्रुप क्रिएट हुआ, जो कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट वो हार्ड लाइनर कहलाए जाते हैं। इसके अलावा इससे आगे जो फिलिपाइन के आइलैंड थे, वहाँ भी अरब ट्रेडर्स सेटल्ड हो गए और ट्रेडिंग करने लगे, और फिलिपाइन के जो आइलैंड थे वहाँ बहुत तेज़ी से इस्लाम फैलना शुरू हुआ। और एक बहुत बड़े एरिया पे फिलिपाइन भी जो है वो बहुत सारे मोर देन 300 से भी ज़्यादा 700 आइलैंड पे एक मुश्तमिल एक जो है वो एक कंट्री है, और इस्लाम इन तमाम आइलैंड पे बहुत तेज़ी से फैलने लगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा यहाँ पे ट्राइब था, मोरो ट्राइब, वो एक बहुत बड़ा ट्राइब था, वो तमाम का तमाम जो है ना इस्लाम कबूल कर चुका था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्राइब्स में वहाँ का शुमार होता था। लेकिन जब स्पेनिश ने अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू हुई और वहाँ पे बहुत सारे मुसलमानों का कत्लेआम शुरू किया और उनको आइलैंड से जो है वो आइलैंड से निकालना शुरू किया गया। और जब इतना ज़्यादा कत्लेआम शुरू किया, स्पेनिश चूँकि यूरोपियन पावर थी और मुसलमान जो थे वहाँ के इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे मिलिट्रीली, तो वो उनसे दूसरे आइलैंड में बैक होते चले गए और वो आइलैंड खाली करते जगह। इस तरह से वहाँ पे स्पेनिश और स्पेनिश कॉलोनी जो थी वहाँ स्पेनिश गवर्नमेंट ने ये क्रिश्चियनिटी को जो है वो लाजमी करार दे दिया था कि हर शख्स को क्रिश्चियन होना ज़रूरी है। तो इस तरह से वहाँ क्रिश्चियनिटी ज़्यादा फैली और अब ऐसा लगता है कि जो फिलिपाइन का जो नेशनल रिलीजन है वो भी जो है वो क्रिश्चियनिटी है। लेकिन ऐसा इससे पहले नहीं था। जब स्पेनिश कॉलोनी बनने से टोटल जो था वो फिलिपाइन जो था वो मुस्लिम मेजॉरिटी एक आइलैंड का एक कंट्री था। लेकिन स्पेनिश कॉलोनी के बाद वहाँ से मुसलमान जो है वो बैक होते चले गए, डिफरेंट आइलैंड में वो जो है मूव करते चले गए और बहुत बड़े एरिया पे स्पेनिश कॉलोनी का जो है वो कब्जा हो गया और वहाँ पे क्रिश्चियनिटी एज ए ऑफिशियल जो रिलीजन था वो बन गया। इसी तरह साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा बड़ा जो कंट्री है वो मलेशिया है, और यहाँ भी 7th सेंचुरी में इस्लाम पहुँच चुका था। जैसे हमने पहले कहा कि इंडोनेशिया में ऑलमोस्ट 5th सेंचुरी में जो है इस्लाम आ गया था कोस्टल। मलेशिया भी जो है वो 700 मोर देन 700 आइलैंड का एक कंट्री है और सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया का। यहाँ भी अरब ट्रेडर्स के जरिए इस्लाम आया और बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गया, और इस वक्त इस्लाम उसका इसलिए एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम उसका जो है वो ऑफिशियल रिलीजन है। ये इस तरह से जो साउथ ईस्ट एशिया में इस्लाम पहुंचा किसी भी मिलिट्री कैंपेन के जरिए नहीं, बल्कि अरब्स और इंडियन ट्रेडर्स के जरिए इस्लाम पहुंचा और उनकी जो ऑनेस्टी और सिंसियरिटी थी वहाँ के लोग इनकी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से बहुत एडमायर हुए और इस्लाम कबूल करने लगे। और जब वो वहाँ के बड़े ट्राइब्स ने इस्लाम कबूल कर लिया, जैसे मैंने बताया कि समाट्रा का जो एक बड़ा ट्राइब था आचे किंगडम एक इस्टेब्लिश हो गया, इतने ज़्यादा मुसलमान इस्लाम कबूल कर लिया गया कि वो आचे किंगडम का जो है वो टोटल जो है वो एक इस्लामिक कंट्री होगी। बहुत ही रिच और पॉपुलस एक आइलैंड था इस साउथ ईस्ट एशिया में। वो सबसे पहले एक एज ए ऑफिशियल जो गवर्नमेंट लेवल पे जो है ना इस्लाम मुस्लिम एक आइलैंड बन गया। तो वो वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलिपाइन और डिफरेंट जो पूरे नेबरिंग उसके जो आइलैंड्स और कंट्रीज थे वहाँ इस्लाम फैलता गया। इस तरह से अरब ट्रेडर्स और इंडियन ट्रेडर्स ने साउथ ईस्ट एशिया में इस्लाम फैलाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। Indonesia has about 250 million inhabitants, making it the 4th largest overall country in the world. Of those roughly 270 million people, about 87% of them said they were Muslim, according to a 2010 census.
Nearby Malaysia doesn't lag all that far behind either. Though smaller and more religiously diverse, Malaysia has Islam as the official state religion. In fact, 42% of the population of Southeast Asia identifies as Islamic, comprising about a quarter of all the Muslims in the world. However, while there are sizable Muslim communities in other Southeast Asian countries, most are concentrated in Malaysia and Indonesia. Also, small shout out to Brunei. So, before I get carried away with repeating the intro over and over again, just how did Indonesia and Malaysia become so Islamic? Islam started in the Arabian Peninsula in the 7th century AD, and from there quickly spread throughout the Middle East and Northern Africa with the conquests of the early caliphs, reaching from Pakistan to Portugal to Persia? Nevertheless, Islam didn't spread so quickly to the east, at least not in the same way it spread westwards. During this time though, the Silk Road trade networks were more in effect than ever, with well-traveled trade routes connecting Europe and Africa with Eastern Asia by land and by sea. It was through these trade networks that Islam would spread to the east. The Silk Road is a very notable cause for the spread of Islam across the south of Asia, as it also wasn't the only religion to have made use of the Silk Road to spread. Buddhism, a religion that started in northern India and southern Nepal, took advantage of the Silk Road and now dominates virtually all of East Asia because of it. Islam did have a somewhat slow uprising in this area though. This new religion, brought in by some sailors, preachers, and Sufi mystics from faraway lands, obviously didn't become the dominant religion overnight. Islam initially started to spread around the coasts of Sumatra by the 9th century, but these communities didn't spread much at first. Before Islam started to gain a foothold in this part of the world, the various kingdoms around here were primarily either Buddhist or Hindu, or even a combination of the two, like the Indonesian Majapahit, Roman Majapahit Empire. Matter of fact, the world's largest Buddhist temple, Borobudur, is located on the Indonesian island of Java, built during the 9th century AD under the Silender dynasty. In fact, one very likely contributing factor to the spread of Islam in this area was the presence of various mystic Sufi orders, as many Islamic teachings were even combined with various previously established Hindu-Buddhist teachings, basically amalgamating Islam with some of the more native beliefs of the area. Around the 10th and 11th centuries, Muslim traders started setting up shop in Aceh, on the northwesternmost tip of the island of Sumatra. Malacca, the main choke point of the region for oceanic trade, also has many Islamic traders and scholars, and it's likely from there that the religion spread throughout the rest of the region. There are multiple factors that went into Islam spreading into the Malay, Indonesian, Nusantara archipelago though. One other likely factor being the mass translation of many Islamic holy texts into Malay and Javanese. You know, the languages people actually speak in Malaysia and Java. One more factor was the ruling classes embracing Islam, especially the rulers of Malacca, who started converting to Islam in the 15th century, which definitely wasn't unconsequential. That is definitely a bit late to be the one true source though, since Islam had already been prevalent in the region for several hundred years, with Marco Polo even going to states like Perlac and saying, yep, they're Islamic alright. So while Islam initially spread slowly amongst the local people, so too was this the case with the rulers of the area. In fact, the island of Java didn't get its first true sultan until 1641. So, why is it important to talk about the spread of Islam into Southeast Asia? Or, at least important enough. I feel it's important to recognize the fact that the Islamic world isn't just the Middle East and Northern Africa, but many other places as well. The country with the most Muslims is Indonesia, while the country with the second highest number is India. Also, the northernmost Islamic majority country in the world is Kazakhstan. In fact, just this map can tell us many different things about the Balkans, or the Caucasus, or Western China, and just how these places may impact the geopolitical situations in these areas. Religion plays a big role in daily life around the world, and has especially played a big role in world history, so just understanding what people believe and where they do so can help one understand the world in all different new ways, or at least tell people why they shouldn't expect to get many pork dumplings in Jakarta.